आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद ये कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव हैं। आत्मनिर्भर नारी शक्ति से जुड़ी हुई जितनी भी महिलाएं हैं उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं। जो एनजीओ से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनसे प्रधानमंत्री का सीधा संवाद इंडिया न्यूज पर लाइव। बीते 6-7 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों ने के आंदोलन और तेज हुआ है। आज देश भर में लगभग 70 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिनसे लगभग 8 करोड़ बहनें जुड़ी हैं। पिछले 6-7 सालों के दौरान स्वयं सहायता समूहों में 3 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। 3 गुना अधिक बहनों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। ये इसलिए अहम है क्योंकि अनेक वर्षों तक बहनों की आर्थिक सशक्तिकरण की उतनी कोशिश ही नहीं की गई थी जितनी होनी चाहिए थी। जब हमारी सरकार आई तो हमने देखा कि देश के करोड़ों बहनें ऐसी थी जिनके पास बैंक खाता तक नहीं था। वो बैंकिंग सिस्टम से कोसों दूर थी। इसलिए हमने सबसे पहले जनधन खाते खोलने का बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। आज देश में 42 करोड़ से अधिक जनधन खाते हैं। इनमें से करीब 55% खाते हमारी माताओं बहनों के हैं। इन खातों में हजारों करोड़ रुपए जमा है। अब रसोई के डिब्बे में नहीं, वरना हमें मालूम है ना गांव में क्या करते हैं, रसोई के अंदर जो डिब्बे होते हैं ना, कुछ बच्चे खुदे पैसे उसमें रख देते हैं। अब पैसे रसोई के डिब्बे में नहीं, पैसे बैंक के खाते में जमा हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, हमने बैंक खाते भी खोले और बैंकों से ऋण लेना भी आसान कर दिया। एक तरफ मुद्रा योजना के तहत लाखों महिला उद्यमियों को बिना गारंटी का आसान ऋण उपलब्ध कराया, वहीं दूसरी तरफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बिना गारंटी ऋण में भी काफी बढ़ोतरी की। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जितनी मदद सरकार ने बहनों के लिए भेजी है वो पहले की सरकारों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। इतना ही नहीं, लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का बिना गारंटी का ऋण भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को उपलब्ध कराया गया है। साथियों, हमारी बहनें कितनी ईमानदार और कितनी कुशल उद्यमी होती हैं, इसकी चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। 7 सालों में स्वयं सहायता समूहों ने बैंकों की ऋण वापसी को लेकर भी बहुत अच्छा काम किया है। एक दौर था जब बैंक लोन का करीब, अभी गिरिराज जी बता रहे थे, 9% तक मुश्किल में फंस जाता था। यानी इस राशि की वापसी नहीं हो पाती थी। अब ये घटकर 2-2.5% रह गया है। आपकी इस उद्यमशीलता, आपकी ईमानदारी का आज देश अभिवादन कर रहा है। इसलिए अब एक और अहम फैसला लिया से काम कर रही है। इससे न सिर्फ महिलाओं की गरिमा बढ़ी है, बल्कि बेटियों बहनों का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। ये आत्मविश्वास हम खेल के मैदान से लेकर साइंस, टेक्नोलॉजी और युद्ध के मैदान तक देख रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए सुखद संकेत है। इस आत्मविश्वास राष्ट्र निर्माण के इन प्रयासों को अब आपको अमृत महोत्सव भी जोड़ना है। आजादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में चल रहा आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। 8 करोड़ से अधिक बहनों बेटियों की सामूहिक शक्ति अमृत महोत्सव को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। आप सभी विचार करें कि आपकी आर्थिक प्रवृत्ति तो चल रही है,
इतनी बहनों का समूह है, क्या कोई न कोई सामाजिक काम आप हाथ में ले सकती हैं क्या, जिसमें रुपये पैसों का कारोबार नहीं है, सेवा भाव है। क्योंकि समाज जीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे आप अपने क्षेत्र की अन्य महिलाओं को कुपोषण के कारण क्या बहनों को तकलीफ आती है, 12, 15, 16 साल की बेटियां अगर उनको कुपोषण है तो क्या तकलीफ होती है, पोषण के लिए कैसे जागरूक किया जा सके, क्या आप अपने इस टीम के द्वारा ये अभियान चला सकते हैं। अभी देश कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का अभियान चला रहा है, सभी को मुफ्त वैक्सीन लगवाई जा रही है। अपनी बारी आने पर आप भी वैक्सीन लगवाएं और अपने गांव का अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आप अपने गांव में तय कर सकते हैं कि आजादी के 75 साल है, हम कम से कम एक साल में 75 घंटे, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, एक साल में 75 घंटे, इस 15 अगस्त से अगली 15 अगस्त तक 75 घंटे हम सभी जो सखी मंडल की बहनें हैं, कोई कोई स्वच्छता का काम करेंगे गांव में, कोई जल संरक्षण का काम करेंगे, अपने गांव के कुएं तालाब इनकी मरम्मत, इनके उद्धार का अभियान भी चला सकते हैं, ताकि सिर्फ पैसे और इसके लिए समूह ऐसा नहीं, समाज के लिए भी समूह ऐसा भी हो सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप सभी अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप में महीने 2 महीने में किसी डॉक्टर को बुलाएं, डॉक्टर को बुला करके उनको कहें कि भाई महिलाओं को किस प्रकार की बीमारियां होती हैं, चौपाल लगाएं महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए। वो डॉक्टर एक आकर के घंटे 1.5 घंटे का भाषण दें तो आपके सब बहनों को ये भी लाभ होगा, उनके अंदर जागरूकता आएगी। बच्चों की देखभाल के लिए कोई अच्छा लेक्चर हो सकता है। किसी महीने आप सभी किसी टूर करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि आप सभी सखी मंडलों को साल में एक बार आप जिस काम को करते हैं वैसा कहीं बड़ा काम चलता है तो उसको देखने के लिए जाना चाहिए। पूरी बस किराए कर पर लेकर के जाना चाहिए, देखना चाहिए, सीखना चाहिए। इससे बहुत लाभ होता है। आप किसी बड़े डेयरी प्लांट को देखने जा सकती हैं, कोई बहुत बड़े गोबर गैस के प्लांट को देखने के लिए जा सकती हैं, कोई सोलार प्लांट को देखने के लिए जा सकती हैं। जैसे अभी ये प्लास्टिक का हमने सुना, आप वहां जाकर के जयंती को मिलकर के प्लास्टिक का काम कैसे कर रहे देख सकते हैं। आपने अभी उत्तराखंड में बेकरी का देखा, बिस्कुट का देखा, आपकी बहनें वहां जाकर के देख सकती हैं। यानी ये एक दूसरे का जाना सीखना, और उसमें ज्यादा खर्च नहीं होगा, उसके कारण आपकी हिम्मत बढ़ेगी। इससे आपको जो सीखने को मिलेगा वो भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो काम आप अभी कर रही हैं उसके साथ ही कुछ ऐसे कार्यों के लिए भी समय निकालिए जो समाज को लगे कि हां आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, किसी का भला करने के लिए कर रहे हैं, किसी का कल्याण करने के लिए कर रहे हैं। आपके ऐसे प्रयासों से ही अमृत महोत्सव की सफलता का अमृत सब तरफ फैलेगा, देश को इसका लाभ मिलेगा। और आप सोचिए, भारत की 8 करोड़ महिलाओं की सामूहिक शक्ति कितने बड़े परिणाम ला सकती है, देश को कितना आगे ले जा सकती है। मैं तो इन 8 करोड़ माताओं बहनों को कहूंगा, आप ये तय कीजिए, आपके समूह में कोई ऐसी बहन या माता है जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता है, आप उसको पढ़ाइए, लिखाइए। बहुत ज्यादा करने की जरूरत, थोड़ा बहुत। देखिए कितना बड़ा सेवा हो जाएगी। उन बहनों के द्वारा औरों को सिखाइए। मैं तो जो आपसे सुन रहा था, ऐसा लग रहा था आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखना चाहिए। हम सबको सीखना चाहिए। कितने आत्मविश्वास के साथ, कितनी कठिन परिस्थितियों में आप आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कितने कष्ट आए, फिर भी आपने हार नहीं मानी और कुछ नया करके दिखाया। आपकी एक एक बात हर देश की माताओं बहनों को ही नहीं, मेरे जैसे लोगों को भी प्रेरणा देने वाली है। आप सभी बहनों के मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हुए आने वाले रक्षाबंधन पर्व पर
आपके आशीर्वाद बने रहें, आपके आशीर्वाद हमें नया नया काम करने की प्रेरणा दे, निरंतर काम करने की प्रेरणा दे। आपके आशीर्वाद की कामना करता हुआ रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के लिए बहुत सी संभावनाएं हैं। ये प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन भी बेच सकती हैं महिलाएं। आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद प्रधानमंत्री कर रहे थे। महिलाओं को आसान दरों पर कर्ज दिया गया। मोदी सरकार में केंद्र सरकार ने ये किया है। सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और इसीलिए महिलाओं को सशक्त बनाना हमारा फर्ज है। देश के विकास में महिलाओं का योगदान बहुत अहम रहा है और 8 करोड़ महिलाओं की शक्ति बड़े परिणाम ला सकती है, ये प्रधानमंत्री ने बोला। कोरोना काल में महिलाओं का योगदान अतुलनीय रहा है और नई ताकत के साथ आगे बढ़ने का वक्त है। नई ऊर्जा के साथ नए लक्ष्य हम सेट करेंगे। गांव में कोल्ड स्टोरेज और गोदामों के लिए स्पेशल फंड बनने चाहिए। नारी शक्ति देश में बड़ा बदलाव ला सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। आगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस वक्त लाइव कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। उसके संबंध में एक अनाउंसमेंट है। तो मैं पहले ऑक्सीजन डेथ के बारे में अपनी बात रखता हूं। हम सब जानते हैं कि कोरोना की सेकेंड वेव में कितनी परेशानी हुई लोगों को और ऑक्सीजन की वजह से डेथ हुई कि नहीं हुई, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। केंद्र सरकार बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से असंवेदनशील होकर इस मामले को हैंडल कर रही है। पहले कहा ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई, फिर जब क्वेश्चन उठे तो फिर कहा हमने राज्यों से डेटा मांगा है। फिर अब राज्यों हमने कहा भाई हमें डेटा मांगो तो सही, तो पता चला कि कोई चिट्ठी लिखने वाले थे 13 अगस्त तक जिसमें डेटा मांगा गया था। अब मैं वो बहस बहुत छोटी है, चिट्ठी मिली कि नहीं मिली उसको छोड़ देते हैं। मेन ये है कि ऑक्सीजन से डेथ हुई कि नहीं हुई। चिट्ठी मिली तब भी और नहीं मिली तब भी, उस पर बाद में बात कर लेंगे। आप कहोगे हमने भेजी, हम कहेंगे नहीं मिली, उस पर नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं कि आज दिल्ली में ये कहना कि अप्रैल और मई के महीने में कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान जब देश भर में आई ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई थी, ये कहना गलत होगा। हम नहीं मान सकते अभी कि ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई थी। हमने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है दिल्ली सरकार की ओर से और मैंने उनको बताया है कि दिल्ली में अगर टोटल देखें तो कोरोना से अब तक लगभग 25,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। अब इसमें से बिना जांच किए हुए ये कहना मुश्किल है कि कितने मरीजों की डेथ, 25,000 में से कितने लोगों की डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। अगर पर्याप्त ऑक्सीजन होती तो उनको बचाया जा सकता था, ये जांच का विषय है। ये सीधे सीधे नहीं कहा जा सकता। 25,000 लोग कोरोना से डेथ हुई है, ये सब जानते हैं, लेकिन इनमें से कितनों की डेथ की वजह ऑक्सीजन की कमी बनी, ये कहना अभी किसी सरकारी फाइल को उठा के नहीं कहा जा सकता। इसके लिए जांच करानी जरूरी है। अब अगर कोई ये कहे कि साहब ऑक्सीजन की डेथ की वजह, ऑक्सीजन की कमी की वजह से तो कोई डेथ ही नहीं हुई दिल्ली में, तो मुझे लगता है कि ये उन मरीजों का मजाक उड़ाना होगा, उन हॉस्पिटल्स का मजाक उड़ाना होगा जो इतने SOS भेज रहे थे कि भाई ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हमारे पास में उस दौरान हॉस्पिटल से मैसेजेस आ रहे थे, डॉक्टर से मैसेजेस आ रहे थे, पेशेंट्स के अटेंडेंट्स से मैसेजेस आ रहे थे, मीडिया के वो फ्रेंड्स जो लोगों की समस्या को लेकर संवेदनशील थे, उन्होंने कितने सारे SOS मैसेजेस, अलर्ट भेजे, मीडिया में खबरें दी। तो अगर ये कहें कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ नहीं हुई, तो मुझे लगता है जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया उनका मजाक बनाया जाएगा, उनका मजाक उड़ाना होगा। जिन लोगों ने उस वक्त ऑक्सीजन की कमी की आवाज उठाई उनका मजाक बनाना होगा। वो झूठ बोल रहे थे क्या? सारे हॉस्पिटल झूठ बोल रहे थे, सारे डॉक्टर झूठ बोल रहे थे क्या? सारे मीडिया वाले झूठ बोल रहे थे कि क्या कि ऑक्सीजन की कमी है? जिन लोगों के अटेंडेंट बेचारे दुखी हो रहे थे वो झूठ बोल रहे थे क्या? तो ऑक्सीजन की कमी तो थी, पहले ये स्वीकार करना चाहिए। और जब ऑक्सीजन की कमी थी तो क्या ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई, इसकी जांच करनी चाहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुन रहे थे आप, जिनका यह कहना था कि ऑक्सीजन से जितनी मौत हुई है यह जांच का विषय है। यह कहना ठीक नहीं है, उन लोगों के साथ में मजाक बनाना है जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है। और इसीलिए सबसे पहले राज्य सरकारें यह माने कि ऑक्सीजन की कमी से वाकई में डेथ हुई है और यह जांच का विषय है। आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस।
राज्यसभा में महिला मार्शल से बदसलूकी का वीडियो सामने आया है। मार्शल से धक्का मुक्की करते दिखे हैं विपक्ष के सांसद। राज्यसभा हंगामे पर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर में करने वाली है। विपक्ष के आरोपों का मंत्री जवाब देंगे। 2 बजे केंद्र के कई मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान भी रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। राज्यसभा में महिला मार्शल से किस तरह बदसलूकी की गई है, इसका वीडियो सामने आया है। मार्शल से धक्का मुक्की करते दिखे हैं विपक्षी सांसद। और राज्यसभा हंगामे पर भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए कई मंत्री एक साथ में जवाब देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की टॉप स्टोरी। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कैसे महिला मार्शल के साथ में बदसलूकी हुई है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास है। 2 बजे यानी अब से लगभग 10 मिनट के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, भूपेंद्र यादव, अनुराग सिंह ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये बताएंगे कि विपक्षियों ने कितना हंगामा किया है और महिला मार्शलों के साथ में किस तरह से बदसलूकी की गई है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वेल तक विपक्ष आ गया और जब मार्शलों ने रोकने की कोशिश की तो महिला मार्शल के साथ में बदसलूकी की गई है। वेल पर आगे चढ़ने की कोशिश की गई है, हंगामा करने की कोशिश की गई थी। राज्यसभा में महिला मार्शल से बदसलूकी का वीडियो इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव। वो ब्रेक और चला है कहीं